Welcome to @1seat NEET and do subscribe my other channel @1seat UPSC. ओके, तो चलिए हम बायोटेक कर रहे थे और इसको कंटिन्यू करते हैं ना। अब हम कंसिडर कर रहे हैं NCERT के बुक को और विद इन हाफ एन आवर वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट। तो चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी, ओके, इसमें प्रिंसिपल और प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, राइट। उसके पहले जो 2 पेज में है ना NCERT के, उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ओके। तो उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर ही लेते हैं ना। हमारे जितना भी ह्यूमन नॉलेज है ना, ठीक है, स्पेशली जो नेचुरल साइंस है ना, उनका मतलब उनका डायरेक्शन क्या था कि टू डेवलप टेक्नोलॉजी, ओके, जो हमारे कंफर्ट है ना, ह्यूमंस के कंफर्ट में जो हेल्प करे, ओके। फिर कुछ दिन के बाद फिर उसको ऐसे है ना एंथ्रोसेंट्रिक है ना, मतलब एंथ्रो मतलब ह्यूमंस, राइट, उसके सेंटर में रख के कि इसको किस में बेनिफिट हो, राइट, क्या क्या वो एब्जॉर्ब है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकता है एनवायरमेंट से, ओके। तो जैसे फिर डिफरेंट फील्ड्स डेवलप हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ओके, और इंडस्ट्रीज में। और बायोलॉजी का तो मेन फंक्शन था वही भूखमरी से बचकर, सोर्स ऑफ फूड है ना, उसी में ज़्यादातर बायोलॉजिकल साइंस चलता रहा, राइट। फिर लेकिन एक नया फील्ड है ना बायोटेक, ओके, कि इसमें हम जैसे इंडस्ट्रीज में होता है ना कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना, राइट। तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया बायोलॉजी में बायोटेक ने 20th सेंचुरी, मतलब 1970s में इनका है ना पायनियरिंग वर्क भाई है ना, 2 साइंटिस्ट जिनके बारे में आगे देखेंगे, राइट। तो 20th सेंचुरी मतलब 1970s में ये बायोटेक नया फील्ड आया, राइट। वो पूरे ह्यूमन की जो लाइफ है ना उसको चेंज कर दिया, राइट। कि अब है ना क्वांटिटी की जगह ना फूड, तो क्वांटिटी में मेजर करते हैं, राइट, कि कितना प्रोडक्शन हुआ, राइट। तो क्वांटिटी की जगह क्वालिटेटिव है ना इंप्रूवमेंट हुआ ह्यूमंस का, राइट। तो इस तरह से बायोटेक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, राइट। 2 साइंटिस्ट जिनके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, चलिए NCERT को भी कंसिडर करते हुए इसको डिस्कस कर लेते हैं। हर्बर्ट बॉयर, ओके, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन, राइट। तो हर्बर्ट बॉयर के बारे में पहले जानते हैं ना। इन्होंने स्टडीज परफॉर्म किया ऑन कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी तक बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब EcoR1, ओके, मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड है ना, यही इसी को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, राइट। ये एंजाइम जो डीएनए के सेगमेंट को काटता है, ओके, इकोलाई के बैक्टीरियम जैसे उसमें प्लाज्मिड था ना उसको काटेगा, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, EcoR1, ओके, या HIND2 ऐसा करके भी NCERT में बताया, ये सारे मॉलिक्यूलर सीजर्स है ना जो डीएनए को काटते हैं, ओके। ओके, तो इस तरह से हर्बर्ट बॉयर ने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ई कोलाई बैक्टीरियम, ओके। दीज एंजाइम हैव द कैपेसिटी ऑफ कटिंग डीएनए स्ट्रैंड, है ना, डीएनए को काटने के लिए ये मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं ना, इन अ पर्टिकुलर फैशन, ओके, एक पर्टिकुलर व्हिच लेफ्ट, ओके, जो बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए किसी डीएनए को काटा हमने, राइट, EcoR1 से डीएनए को काटा, तो डीएनए को जब काटेंगे ना, जैसे ये फ्रॉग का डीएनए का हमने एग्जांपल लिया था ना, इसको काटेंगे तो एक स्टिकी एंड होगा, राइट, एक स्टिकी एंड। तो ये जो एंजाइम है EcoR1, इसका ये जिस चीज को काटेगा ना डीएनए के स्ट्रैंड को, तो वहां पे स्टिकी एंड होगा, तभी तो है ना, स्टिकी एंड होगा तभी तो। जैसे अगर आपने पहला वाला वो देखा होगा इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें ये जो हमने फ्रॉग के सिंपल बेसिक है ना, फ्रॉग के डीएनए से हमने ये जीन को आइसोलेट किया था और हमने ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका जो प्लाज्मिड है ना, उसके प्लाज्मिड में मान लीजिए कि कुछ नहीं है ना, तो इस प्लाज्मिड में हमने ये वाला डीएनए सेगमेंट जो फ्रॉग का है उसको इंट्रोड्यूस किया कि हमें जो प्लाज्मिड फाइनली मिला ये, राइट। तो इसको जोड़ने के लिए ये ब्लू वाले पोर्शन को जोड़ने के लिए, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है इसको कट करना होगा और वहां पे ये सेगमेंट को अटैच करना होगा ना, ठीक है, तभी तो फाइनली हमें ये प्लाज्मिड में मिलेगा ना ई कोलाई के बैक्टीरिया में। तो यही प्रोसेस है बायोटेक का, राइट। तो अब देखते हैं, एक पर्टिकुलर फैशन में काटेगा तो डीएनए स्ट्रैंड को काटेगा तो उसमें एक स्टिकी एंड होगा, है ना, जैसे इसका ये स्टिकी एंड समझिए, है ना, ये सेलो टेप से ऐसे समझिए कि ये स्टिकी एंड जहां पे आके ये फॉरेन डीएनए जो है फ्रॉग का वो अटैच होगा एवरी टाइम, ठीक है, ये फ्रॉग का डीएनए ये अटैच होगा, राइट। तो स्टिकी एंड याद रखिएगा ना, मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये इस तरह से डीएनए को काटता है, ठीक है। अब दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है स्टैनली कोहेन, ओके, ये स्टडी कर रहे थे स्मॉल रिंगलेट रिंग्स, है ना, रिंग्स ऑफ ई कोलाई, है ना, इसके प्लाज्मिड को ये स्टैनली कोहेन साहब है ना, ये सर स्टडी कर रहे थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो डीएनए है उसका जो प्लाज्मिड है ना, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है, ये साइटोप्लाज्म में ना, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, राइट, ओके। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी है ना एनकोड्स फॉर सर्टेन जीन, इसमें भी डीएनए है और बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए है, राइट। बैक्टीरिया का अपना डीएनए है और इसमें भी है ना, इसके प्लाज्मिड में भी डीएनए है, ओके। बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो ये भी रेप्लिकेट करेगा, ओके। तो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये हमारा प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा, ओके। और ये दोनों ना इंडिपेंडेंटली डिवाइड करते हैं, राइट। इसका बैक्टीरिया का जो अपना डीएनए है और ये प्लाज्मिड का डीएनए है, ये इंडिपेंडेंटली, ओके। तो इन्होंने पढ़ा कि इन्होंने जाना है ना, स्टैनली कोहेन ने देखा कि प्लाज्मिड जो है ये फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे ये ई कोलाई का है ना, और ये रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, जो डीएनए इसका, ये जो डीएनए इसके इंडिपेंडेंट, ओके, कुछ एक दूसरे में वो संबंध नहीं है ना, ओके, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं, ओके। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक डेवलप किया मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड, है ना, ऐसे प्लाज्मिड को इसने रिमूव कर लिया ई कोलाई से, ओके, रिमूव किया और इसको फिर ट्रांसफॉर्म किया इसमें और इसको वापस से हमें इंट्रोड्यूस करना ई कोलाई में। यही है बायोटेक का प्रोसेस, राइट। पहले आइसोलेट करना है, ठीक है,
फिर इसको रिकॉम्बिनेंट बनाना है फ्रॉग के डीएनए के साथ, और उसके बाद वापस से इसे अपने ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करना है ना। और ये जो ब्लू वाला सेक्शन है ये फ्रॉग के डीएनए से हमने उठाया, ठीक है, उसका ये सेगमेंट है ना, ये फ्रॉग का डीएनए, राइट। उसको हमने मॉलिक्यूलर इको R1 से काटा और उसको इंट्रोड्यूस किया हमने प्लाज्मिड में, राइट। प्लाज्मिड में रिलीज किया, प्लाज्मिड अटैच किया, रिकॉम्बिनेंट बनाया और इसको वापस से हम डीएनए में डाल दें। यही पूरा प्रोसेस है, राइट। पूरे बायोटेक पूरे चैप्टर का यही प्रोसेस है। तो बॉयर और कोहेन ने, ठीक है, रिकम्बाइन है ना, इन्होंने रिकम्बाइन किया सेगमेंट ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड इंसर्ट द डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इस तरह से दे कुड मतलब इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, राइट। इस मतलब दे कुड देन एक्ट एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन, है ना। जीन है तो स्पेसिफिकली कोड करेगा किसी प्रोटीन में, है ना। डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, सेंट्रल डॉगमा, है ना। तो ये डीएनए है तो अल्टीमेटली ये किसी प्रोटीन को एनकोड करेगा। ये प्रोटीन हो सकता है ये वैक्सीन हो, है ना, जैसे कोरोना है ना उसका वैक्सीन, और या फिर इंसुलिन हो, कोई प्रोटीन पार्टिकल हो, ठीक है, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स हो, उसको मतलब हम जितना चाहे उतना डेवलप कर सकते हैं ना। तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी से डील करती थी ना कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, तो बायो को भी हमने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, उसमें भी हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं और जिससे हम बहुत ज़्यादा अपने डिजायर्ड जीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तरह से इंडस्ट्री, है ना, बायोटेक इंडस्ट्री, ओके। तो यही आपका जनरल समरी हुआ, राइट। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो इसमें दो ही है ना, एक तो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, काट पीट करके डीएनए को मिलाना, और दूसरा होगा मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मेंटेनेंस, सॉरी, एक तो हो गया मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, और दूसरा हो जाएगा आपको मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, राइट। ये डीएनए बहुत सेंसिटिव होता है, राइट। तो इसमें और दूसरे कोई बायोमोलिक्यूल ना जुड़ जाए डीएनए के साथ, कोई आरएनए का सेगमेंट ना जुड़ जाए, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम ये ना हो ना, तो दोनों चीज हमें देखना, या फिर कोई माइक्रोब इसको अटैक ना करते हैं ना उसकी अपनी डीएनए में, ये कंटेमिनेट नहीं होनी चाहिए। तो दो प्रिंसिपल होती है, पहला होता है कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, राइट। अब इसमें दूसरा टॉपिक हो गया टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट, है ना, टूल्स, राइट। तो टूल्स में क्या आएंगे, एक तो अभी देखा इको R1, ठीक है, ये डीएनए को काटने के लिए। एक होगा डीएनए लाइगेज, जैसे ये सेलोटेप है ना, ये डीएनए लाइगेज। तो दो एंड को, है ना, दो मतलब डीएनए को हमने कट कर दिया एंडोन्यूक्लियस से, और उसको जोड़ने के लिए हमने ये सेलोटेप, है ना, तो किसी चीज को जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज। एक और टूल्स में आएंगे आपका पॉलीमरेज, ठीक है। अब मान लीजिए कि आइसोलेट डीएनए के इस सेगमेंट पे इतनी दूर का सेगमेंट में, है ना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है। अब इस सेगमेंट को हमें बढ़ाना है ना, बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे डीएनए पॉलीमरेज, है ना। ये देखिए ये छोटा सा सेगमेंट, इसको हमने ज्यादा बड़ा कर दिया, राइट। कैसे अरेंज करें हम, ठीक है, ये पॉलीमरेज के थ्रू हम ये सेगमेंट को इंक्रीज करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, राइट। तो ये टूल्स में आ जाएंगे आपके डीएनए लाइगेज, मॉलिक्यूलर सीजर और आपका पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ओके। तो ये सब हमारे टूल्स में आएंगे, है ना। उसके बाद आएगा आपका प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, है ना। प्रोसेसेस में क्या आएंगे आपको, डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, इसे हमने क्या किया, आइसोलेट करना है ना। मतलब कि जो कट डीएनए है, जो कट डीएनए सेगमेंट है, उसमें जो डिजायर्ड जीन है, और फिर उसे बहुत सारा एम्पलीफिकेशन, है ना, जैसे ये छोटे से सेगमेंट को हमने एम्पलीफाई करके पॉलीमरेज के थ्रू, है ना, एम्पलीफाई कर दिया ना, ये छोटा सा रीजन को हमने इतना बड़ा बना दिया, राइट। तो पॉलीमरेज, तो इसी में हम जो पढ़ेंगे उसका है नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो पॉलीमरेज एंजाइम डालते होंगे, है ना, कुछ रिलेट कर लीजिएगा, पीसीआर, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं ना, डीएनए पॉलीमरेज, और स्पेसिफिकली अभी याद कर सको तो टाक, है ना, TAQ, ठीक है। इसको हम निकालते हैं थर्मस एक्विटिकस, राइट, क्योंकि डीएनए है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, राइट। तो थर्मल स्टेबल एंजाइम उससे चाहिए होगा, राइट। तो डीएनए पॉलीमरेज जो टाक है ना वो एक थर्मल स्टेबल एंजाइम है, राइट। और उसका काम क्या है कि छोटे से सेगमेंट डीएनए को उसको एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा बनाना है ना, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, राइट। तो इतना हमें आइडिया आ गया, है ना। बायोटेक्नोलॉजी ओवरऑल डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, है ना, इकोलाई को हमने इस्तेमाल किया, लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, है ना, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, है ना, वैक्सीन बनाया या फिर इंसुलिन बनाया या फिर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें अभी जो हम अभी का जो इंडस्ट्रीज है ना उसमें क्या है, दूध हुआ, ठीक है, आपका दही हुआ, ओके, कर्ड, दूध और वाइन, थैंक यू, ओके, वाइन है रूअफ़ज़ा, ओके। तो माइक्रोब, है ना, ये माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है ना, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव लार्जर स्केल में, है ना। तो जैसे कोरोना आया, राइट, ये पेंडेमिक जो था, तो उसमें क्या लैब कंडीशन में अगर हम वैक्सीन बनाते रहते तो अभी तक कोरोना चल ही रहा होता, राइट। तो उसके लिए बहुत लार्ज स्केल में ना, इंडस्ट्रियल स्केल में हमें बनाना होगा, सो दैट इट बिकम चीप एंड अफोर्डेबल, राइट। तो इन दोनों के कारण हमने ये पूरा बायोटेक में ना, ये आगे बायोरिएक्टर और ये सभी इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है, राइट। तो बायोटेक का ओवरऑल फंक्शन यही है ना कि हम कुछ ऐसा है ना, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट से उठा करके हम डिजायर्ड प्रोटीन या उसका जो भी आउटपुट हो उसको हम निकाल सकते हैं ना। इसी तरह से जैसे कोरोना के समय में 3 तरह के वैक्सीन, है ना, वेक्टर वैक्सीन था, डीएनए वैक्सीन था और प्रोटीन रिलेटेड वैक्सीन था, ठीक है। ये 3 तरह के वैक्सीन ही मार्केट में थे। तो वही प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू ये वैक्सीन बनते हैं ना, उसी के बारे में आप पढ़े हैं ना, डीएनए वैक्सीन, ठीक है। बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं ना, अनुवांशिक जो बोलते हैं, डीएनए में डिफेक्ट होते हैं। तो अभी प्रॉमिसिंग फील्ड क्यों है, क्योंकि ये उनको, है ना, उन डिफेक्ट को, है ना, जो अनुवांशिक जीवन से जिनका डिफेक्ट है ना, डिफेक्टिव जीन के कारण उनकी ट्रीटमेंट के लिए ना, मेडिकेशन के लिए ये जो फील्ड है ना, ओके। ये और ऊपर से अभी तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब डिजाइनर बेबीज है ना,
कि हमें अपने बच्चे में वो ब्लू रंग का आंख चाहिए, ब्लॉन्ड हेयर चाहिए, है ना, और उसके फेशियल फीचर्स ऐसे होने चाहिए, गला अच्छा होना चाहिए, तो उस सब के लिए क्या है आसान से, जब हम फ्रॉग के डीएनए को ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर आदमी है ना या औरत है ना, उसका कुछ गुण है, राइट, तो उसको उस गुण को है ना, उस कैरेक्टर को कुछ जीन कंट्रोल करेंगे, उस जीन को आइसोलेट करो और अपने है ना वो आईवीएफ के थ्रू हम उस टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना उस जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे एग में और फिर उसे फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद फिर जैसा डिजायरेबल बेबी है ना। तो ये अभी है ना, ये साइंस फिक्शन की बात नहीं है ना, अभी चाइना में चाइना का जो साइंटिस्ट था ना, जेनेसिस्ट, ठीक है, जेनेसिस्ट, ओके, उसने बच्चा अपना है ना वैसे डिजाइनर बेबी, ओके, उस पर भी केस वेस और वो सब चल रहा है आगे, अगर वो बताने लगे तो फिर अगेन वोंट बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन हाफ एन आवर, है, इसलिए उसको बाद में। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, ओके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका मतलब हुआ टेक्निक टू ऑल्टर है ना द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, जैसे डीएनए हुआ या आरएनए हुआ, उसकी केमिस्ट्री को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ओके। और इंट्रोडक्शन ऑफ दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना, डीएनए की केमिस्ट्री है ना, डीएनए जैसे फ्रॉग के डीएनए को हटा करके उसको दूसरे होस्ट में डाल दिया, है ना। दिस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये डीएनए है और मतलब ये ई कोलाई बैक्टीरिया है और इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, ओके। प्लाज्मिड में होता है क्या है, प्लाज्मिड में एक मार्कर जीन होते हैं, राइट, ऐसे आपको दिख रहा हो तो ये मार्कर जीन है ना। तो जैसे आपको ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक खाया, राइट, एंटीबायोटिक खाया तो वो क्या हुआ कि ई कोलाई जो है ना ये मर जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कि ई कोलाई में ये मार्कर जीन है, मार्कर जीन में ना कुछ ऐसे जीन होते हैं जो इस ई कोलाई को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट, ओके। तो मान लीजिए कि ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें ये मार्कर जीन है, राइट, ये मार्कर जीन है, ओके। तो अब हम एंटीबायोटिक खाएंगे ना तो ये ई कोलाई वोंट डाई, है ना, वो एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि ये मार्कर जीन में वैसे जीन है जो इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, राइट। ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ना पूरे बायोटेक के प्रोसेस के फ्रॉग के डीएनए को लगा करके हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये भी है ना। अब एंटीबायोटिक की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, राइट। मार्कर जीन है तो एक एंटीबायोटिक के है ना, मान लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन हुआ, ठीक है, तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस होगा एम्फिसिलिन, ओके। दूसरा है तो क्या है कि ऐसे मार्कर जीन बहुत सारे है ना, एक प्लाज्मिड में बहुत जगह मार्कर जीन होते हैं, राइट। तो हमने ये जो फ्रॉग का सेगमेंट डाला है ना, ये वैसे सेगमेंट को, वैसे जीन को जो इस बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस बता रहा था, ठीक है, उसमें अगर ये फॉरेन फ्रॉग का डीएनए आ गया ना तो उसके वो जीन को ना वो मास्क कर जाएगा, राइट। इधर पे जो इसके जो मार्कर जीन है उसको मास्क। अब ये बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन में डालेंगे ना तो ये मर जाएगा, राइट। तो इसी तरह तो मेडिकेशंस बनती है ना, पहले एक एंटीबायोटिक दिया, उससे फिर पेशेंट ठीक नहीं होता है ना, तो उसको फिर अलग एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो यही प्रोसेस है, राइट, बायोटेक के प्रोसेस के ही थ्रू, ओके। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इनेबल्स ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, है ना, जैसे हमें ये इस तरह का चाहिए, राइट। तो ये डिजायर्ड माइक्रोब को उसका और इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना, और जैसे मैन्युफैक्चर हुआ वैसे टेक्नोलॉजिकल, है ना। तो ये जितने भी ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ना, जैसे एंटीबायोटिक्स हुआ, वैक्सीन हुआ, डिफरेंट एंजाइम हुआ, है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि दो तरह के प्रोडक्शन होते हैं ना, रिप्रोडक्शन दो तरह के, है ना, एक हुआ सेक्सुअल, एक हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, अपार्ट फ्रॉम हैविंग फन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है ना। असेक्सुअल में क्या होगा कि जैसा मदर है वैसे डॉटर, है ना, मदर टू डॉटर जो सेल डिवाइड करेंगे तो जैसा जेनेटिक मेकअप मदर का होगा वैसे ही डॉटर्स में जाएंगे, राइट। तो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना वेरिएशन को अलाउ करता है, राइट, डिफरेंट काइंड, है ना। जो आगे वाली जो जनरेशन होगी वो डिफरेंट काइंड ना, एंटायर तो नहीं लेकिन थोड़ा जेनेटिक सेटअप उसका चेंज होगा, है ना, इसलिए ये बेनिफिशियल होता है ना, और प्लस फन भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं टेक्नोलॉजी में, क्या क्या, तो पहला कि रिकॉम्बिनेंट, है ना, ये प्लाज्मिड, इसमें हमने फ्रॉग का ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, है ना, जिसमें हैविंग अ डिजायरेबल सेट ऑफ जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, राइट। अब जैसे ये फ्रॉग का डीएनए था ना, यहीं से तो हमने ये ब्लू वाला सेगमेंट लिया, तो उसमें ये रेड वाला भी पोर्शन है और ये ट्रांसपेरेंट वाला भी पोर्शन है, ठीक है, हाँ ऐसे है ना, ये फ्रॉग डीएनए है और ये फ्रॉग का जीन है जो हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करके हम जब इसको प्लाज्मिड में डालेंगे ना तो हमें चाहिए ये, लेकिन ये रेड वाला सेगमेंट अगर कट गया तो ये इस तरह का हमें मिलेगा, ओके। और अगर ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन कट गया तो हमें इस तरीके का मिलेगा, है ना। तो ये जो ई कोलाई है इसमें तीन तरह के आ सकते हैं ना, फ्रॉग के डीएनए को जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा तो हमें चाहिए ये, है ना, ब्लू वाला पर्पल वाला पोर्शन जो है ये हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें है, हमें ये चाहिए, लेकिन हमें ये ट्रांसपेरेंट विदाउट एनी, है ना, वो भी मिल सकता है, या वो फ्रॉग का लाल वाला सेगमेंट उठा सकता है ना, लेकिन हमें चाहिए ये वाला, राइट, ओके। तो टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो हमें चाहिए विद डिजायरेबल जीन्स, है ना, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म, राइट। अगेन ये फ्रॉग का डीएनए है, इससे हमें ये ट्रांसपेरेंट वाला भी मिल सकता है ना, ये सेगमेंट से ट्रांसपेरेंट वाला मिला, चाहिए हमें ये ब्लू वाला सेगमेंट है जो हमारे डिजायर्ड जीन को बताता है, राइट। और हमें ये रेड वाला सेगमेंट भी मिल सकता है ना, ठीक है, और ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है, लेकिन हमें चाहिए ये, तो डिजायरेबल जीन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसमें हमें चाहिए फ्रॉग के डीएनए से हमने ये डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट कर लिया, ओके।
अब इसको इनकॉर्पोरेट करना हमें बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, राइट। तभी तो ये है ना, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ओके, तो ये रेप्लिकेट करेगा, है ना। तो सिर्फ आइसोलेट नहीं करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना भी है ना, इसमें वेक्टर में, राइट। तो वही चीज़, राइट। तो इसका हुआ कि जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे बैक्टीरिया के जीनोम में, है ना, ये बैक्टीरिया का जीनोम में, ओके, इंट्रोड्यूस भी करना होगा, ओके। तो जैसे प्लाज्मिड है ना, तो इसमें ये ब्लू वाला सेगमेंट को इनकॉर्पोरेट होना होगा। और एक बार जीनोम में, है ना, जीनोम का मतलब हुआ कि एक बार ये फिर तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा ना, जीनोम में आएगा तभी तो फिर बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, तो हमारा ये है ना इंट्रोड्यूस जीन, ये सेक्शन भी डिवाइड करेगा, राइट। ये प्लाज्मिड भी उसके साथ डिवाइड करेगा, तो ये इनहेरिट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन में ये वाला पोर्शन आएगा इन होस्ट डीएनए, है ना। तो इसको जीनोम का पार्ट होना पड़ेगा, है ना, पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बनना पड़ेगा, है ना। अ क्रोमोसोम, देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, है ना, कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, है ना। Therefore, multiplication of alien piece of DNA need to be the part of origin of replication. इसका मतलब समझिए, ओके। जैसे डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके, हेलिक्स जा रहे हैं, तो जैसे ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, उसको ओपन होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे नया सेगमेंट बनेगा ना। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ओरिजिन जहाँ से, है ना, वापस से नया सेगमेंट बन रहा है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर initiation of replication. Therefore, the multiplication of any alien piece of DNA needs to be the part of origin of replication. Alien part of DNA should be the part of origin of replication, right? Should be part of origin of replication, right? अब बैक्टीरिया के बारे में हमने देखो, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो हमारा जीन भी डिवाइड कर रहा है ना। इसी को हम क्लोनिंग बोलते हैं ना, क्लोनिंग जो सुनते हैं ना, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए, है ना, टेम्पलेट डीएनए, राइट। डीएनए का कुछ कैरेक्टर तो है ना, जैसे डीएनए सिमिलैरिटी होगा, राइट। ये जो बैक्टीरिया है और मैं हूं, और ये जो फ्रॉग का डीएनए, हम तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? वही बेस पेयर है ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये यूनिवर्सल बेस पेयर, राइट। और इसी को हमने समझाया था ना, जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट 26 लेटर्स है ना, 26 कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है, राइट। और उन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ऐसे वर्ड्स बनते हैं जिनकी एंटायरली डिफरेंट मीनिंग होती है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। वैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आएंगे तो डिफरेंट प्रोटीन को एनकोड करेंगे, राइट। तो यही होता है। तो हम तीनों में, फ्रॉग में, हम में और ये बैक्टीरिया में सिमिलरिटी क्या, हमारा डीएनए आर मेड अप ऑफ एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ओके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेटिव प्लाज्मिड, जो अभी हमने देखा, राइट, ओके। और क्या है कि ये ऑटोनोमसली, प्लाज्मिड क्या था बता रखा ना, कि ये ऑटोनोमसली, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ, जो बैक्टीरिया का डीएनए वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो जो पहला हमने ये किया था बायोटेक का तो एक्सपेरिमेंट, वो था साल्मोनेला टाइफिनियम, ओके। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ओके, अकम्प्लिश दिस इन 1972, है ना, 20th सेंचुरी जो बोला है ना, एज ऑफ बायोटेक, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड, ओके, प्लाज्मिड के, है ना, इसमें मार्कर जीन, है ना, मार्कर जीन होता है डिस्प्ले, है ना, मार्कर जीन ई कोलाई में होता है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इस बैक्टीरिया को, है ना। तो इसको उन्होंने आइसोलेट किया बाय कटिंग आउट द पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। तो वर्ड टू वर्ड जा रहा है ना एनसीईआरटी का। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसी को हम बोल रहे थे EcoR1 मॉलिक्यूलर सीजर्स, ओके। ये कट करता है पीस ऑफ डीएनए, है ना, देन लिंक इट विद प्लाज्मिड डीएनए। फ्रॉग के डीएनए को इस EcoR1 ने काटा, और इसको काटने के बाद फिर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को काटा, और वहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया ये फ्रॉग के डीएनए के सेगमेंट को, ओके, फ्रॉग के डीएनए के सेगमेंट को, ओके, लिंकिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ओके, विद द प्लाज्मिड वेक्टर, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर, ओके। और किसका है ये पार्ट? ई कोलाई, राइट, ई कोलाई, ओके, ई कोलाई, ठीक है। और ये बैक्टीरिया ई कोलाई में इन्होंने किया ना, ई कोलाई जो है, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, साल्मोनेला से काटा उन्होंने, ओके, और इसको ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्रॉग के डीएनए पे था, राइट। तो ऐसे ही एनसीईआरटी में बताया कि साल्मोनेला जो ई कोलाई से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, वहाँ का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लाके इसमें डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद ये वंस इट बिकेम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल जीनोम, ओके, इट बिकेम सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना, वो आगे की जनरेशन में मल्टीपल कॉपीज बनाने लगे, है ना, ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ओके। तो ई कोलाई वाज कॉल्ड, ई कोलाई को हमने कहा, है ना, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, ओके। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट प्रोसीड किया, है ना। तो यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए 3 स्टेप। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, जैसे ये फ्रॉग है ना, उसमें आइडेंटिफाई करना होगा डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ओके। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट हमारा है ई कोलाई, राइट, इसको इंट्रोड्यूस करना होगा, इसके प्लाज्मिड पे हमें इंट्रोड्यूस करना होगा ना। तो और थर्ड स्टेप आपका आएगा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट, है ना,
ट्रांसफर मतलब इसको इसके जीनोम का पार्ट बनना पड़ेगा कि बैक्टीरिया के साथ ये डिवाइड हो, इनहेरिट हो और आगे के जनरेशन में ये जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करे 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, ओके, तो है ना, जैसे जैसे वो डिवाइड करे वैसे वैसे ये भी डिवाइड करे, ओके। आगे की प्रोजेनी में इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो गया। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगेन इको R1, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ओके, बस ये, और एक कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए, ओके, और एक कॉम्पिटेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है। वेक्टर का भी मतलब वो एनसीईआरटी में जैसे बताया था कि मलेरिया है ना, उसमें वेक्टर जो मॉस्क्यूटो है वो एक वेक्टर है ना। तो प्लाज्मोडियम जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ना, जो प्रोटोजोआ जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मलेरिया इन्फेक्शन के लिए, तो क्या है कि वेक्टर है ना, कॉमन प्लाज्मोडियम जाएगा मच्छर में और मच्छर पियेंगे हमारा खून, ओके, और खून में वो न्यूट्रिएंट होती है जो इनको प्लाज्मोडियम को चाहिए होती है अपनी प्रोजेनी को या अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये मॉस्किटो जो है ना वो एज अ वेक्टर, तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है इट्स एक्ट एज अ वेक्टर, इसी पे तो अटैच हुआ फॉरेन डीएनए, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानते हैं ना, वन ऑफ दिस एडेड, देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इसमें दिखा है कि ये जो है ना मॉलिक्यूलर सीजर एक उसका जो सिरा होगा ना वो ऐड करेगा मिथाइल ग्रुप का और दूसरा जो है वो कट करेगा डीएनए को, है ना। तो बस एक ऐसे याद रखिए, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है और एक डीएनए को कट करता है, ठीक है। और जो डीएनए को कट करता है उसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट किया गया था उसका नाम था HIND2, HIND2, ओके। और ये स्पेसिफिक उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, राइट। जैसे इको R1 हुआ तो ये ब्लू वाले पोर्शन पे काटेगा, ओके। ट्रांसपेरेंट वाले पे भी जो ये सर्कुलर मार्क किया था यहाँ पे भी काट सकता है, लेकिन ये रेड वाले पोर्शन को नहीं छुएगा, उसके लिए डिफरेंट है ना, उसके लिए शायद डिफरेंट मॉलिक्यूलर सीजर होंगे, राइट, जो ये रेड वाले पोर्शन को काटेगा। तो स्पेसिफिसिटी, राइट, ये स्पेसिफिसिटी। और ये मान लीजिए इको R1 ने फ्रॉग के डीएनए को काटा ना, तो यही स्पेसिफिसिटी का मतलब यही, इसको ही ना बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड है ना, यही सेम इको R1 ही बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को काटेगा, राइट, इसको काटेगा यही इको। तो दोनों के लिए सिमिलर होने चाहिए, ये स्पेसिफिसिटी हुआ है ना कि जो मॉलिक्यूलर सीजर है आपका इको R1, ये फ्रॉग के डीएनए को भी काटना चाहिए और आपके बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी काटना चाहिए, राइट। अब ये देखिए जो HIND2 था है ना, तो स्पेसिफिसिटी है ना कि वो एक जगह पे काटता था, है ना। जैसे ये आपका रू अफ़ज़ा हुआ है ना, इसको जैसे हमने घटक है ना, तो ये कोड याद रखिएगा ना, GAATTC है ना, घटक GAATTC है ना। तो GAA और ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ओके। तो ये टोटल 6 वाले है ना, 6 कोड ये याद रखिएगा ना। अब क्या होता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो एंटी पैरेलल होते हैं, राइट। एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल होते हैं। तो GAATTC, और हमें पता है ना कि मतलब ये जो है ना न्यूक्लियोसाइड है ना, ये बेस पे तो ए के साथ कंबाइन करे AT और G के साथ कंबाइन करेगा C, है ना, ये एंटी पैरेलल। इसी तरह से ना अगर एक पता हो तो हम दूसरों को, है ना, तो जैसे मान लिया GAATTC है, ठीक है, तो उल्टा इसका उल्टा लिख दीजिए, है ना, CTTAAG, है ना, एंटी पैरेलल है। तो एक अगर इस ऑर्डर में GAATTC, तो दूसरा जो हम है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाएंगे उसमें पीछे से लिखिए GAATTC, ओके। इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं, राइट, पैलिंड्रोम। आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, जैसे इंग्लिश का और हिंदी में भी है ना, मलयालम हिंदी या इंग्लिश में बोलिए तो आगे से पढ़िए पीछे से, है ना। तो ये ऐसे ही एनकोड होता है ना एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में, आगे से और ये पीछे से दोनों, है ना। ए के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन के साथ साइटोसिन, है ना। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन, है ना, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेसिक है ना। तो HIND2 ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये इस स्पेसिफिक पोजीशन पे काटता है ना, घटक वाले रीजन पे, GAATTC, ओके। और इसमें GC जो वेक्टर का होगा और GC जो होस्ट का होगा। जैसे इस मॉलिक्यूलर सीरीज से ही हमने फ्रॉग और प्लाज्मिड को काटा ना, ओके। तो ये है ना जो वेक्टर है और जो होस्ट है, ठीक है, इन दोनों के डीएनए को जो काटा है ये मॉलिक्यूलर सीजर, राइट। तो जैसे HIND2 है ना वो स्पेसिफिक है ना, घटक इस रीजन पे काटेगा, ओके। अब इसका नॉमेनक्लेचर, जैसे इको R1 हुआ ना, ये इको R1, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, ओके। तो ई कोलाई है ना, जिस प्रोटोजोआ से जिस प्रोकैरियोटिक सेल से निकाला है ना, तो फर्स्ट 2 लेटर है कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे हैव बीन आइसोलेटेड, ओके। ई कोलाई। आर जो हुआ ना, जैसे बैक्टीरिया में बोलते हैं ना रफ और स्मूथ, है ना, स्ट्रेन, ओके। तो ये आर जो हो गया वो स्ट्रेन हुआ उसका, स्ट्रेन, ओके। और R1 है ये, है ना, ये 1 आई मत है ये 1 है ना। तो रोमन नंबर में 1 तो हम ऐसे लिखते हैं ना आई की तरह, है ना। तो रोमन नंबर का ये 1 है, ये बताता है कि किस ऑर्डर में, है ना, किस ऑर्डर में हमें ये मिला है, राइट। तो इको R1, इको R13, ठीक है। तो इस तरह से ई कोलाई RY13, ओके। तो ये स्ट्रेन और ये, ओके, इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है इको R1, ठीक है। तो R इज फॉर, है ना, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन, है ना, रफ या इको R है ना, तो ये R वाला फ्रॉम द स्ट्रेन, ओके। और रोमन नंबर, तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, ओके। और नंबर इस तरह से जिस ऑर्डर में ये आइसोलेट हुए हैं, मतलब जिस ऑर्डर में इनका डिस्कवरी हुआ, राइट। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखते हैं, बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब किसी चीज को इरेज करना, है ना, इरेज, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को मतलब डीएनए आरएनए को जो इरेज करे वो न्यूक्लियस, है ना। काट रहा है ना कुछ, डीएनए को काट रहा है ना,
किसी चीज़ को इरेज कर रहा है ना, तो ये ठीक है क्लास जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है ना, दिल से निकल गई तो ये निकल मतलब बाहर बाहर वाले पार्ट को काटेगा। एंडो जो अंदर है ना, मतलब बीच वाले अभी भी है अंदर। ओके, तो एंडोन्यूक्लियस जो मतलब अभी है दिल में, मतलब अंदर वाले पार्ट को, और यहाँ पे लड़की लड़का को रिप्लेस कर दिया न्यूक्लियोटाइड को, है ना, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो जो अंदर के न्यूक्लियोटाइड पे काम करे वो एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर पे करे। ओके, इसको ऐसे समझिए, है ना। मान लीजिए ये डीएनए का सेगमेंट है, राइट, तो बाहर पे काम करे तो एक्सोन्यूक्लियस और बीच में काम करे तो एंडोन्यूक्लियस, है ना, सिंपल सा है, राइट। तो न्यूक्लियस क्लास की ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होती हैं, है ना। अब ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक, है ना, घटक वाला जो अभी देखा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, राइट। अब डायग्राम देखेगा ना, ये नहीं कि है ना एनसीईआरटी खोल लेना भाई, ठीक है, एनसीईआरटी खोलेगा, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना कैसे काम करता है वो बताया, है ना। एक वेक्टर होगा, डायग्राम में अच्छे से देखिए, एक वेक्टर है और एक फॉरेन डी है ना, ये दोनों का पोजीशन जहां पे ये काटता है GATTC, GC वाला जो है ना, ये पैलिंड्रोम समझ के ना, आगे पीछे से जो पड़ा, और ये GC वाले सेगमेंट, ओके, इस सेगमेंट पे ये कट करेगा विद अ स्टिकी एंड, राइट। यही है ना लोकेशन पैलिंड्रोम, मतलब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में अपोजिट लिख दीजिएगा ना, GATTC, और पीछे से लिखेगा GATTC। तो ये इको R1 जो है ना, ये CG वाले रीजन है ना, AT डबल बॉन्ड और CG ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों है ना, वेक्टर का भी और फॉरेन डीएनए है ना, इन दोनों के इसी एंड पे काटेगा, C और G जहां पे है ना, देखिए डायग्राम में CG वाले एंड पे काटेगा, वेक्टर का भी और होस्ट का भी, राइट। और इसमें स्टिकी एंड मतलब जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, राइट। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने AT और CG है ना, AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और CG के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यही स्टिकी एंड बनाते हैं जहां पे ये अल्टीमेटली जुड़ेंगे, है ना। ओके, तो इस डायग्राम को अच्छे से, है ना, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट, राइट। आप डायग्राम जितना बनाओगे ना, आपको मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो एक स्टैंड है ना, 2 एंटी पैरेलल होता है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। तो दूसरा स्टैंड है ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 से 3, 3 से 5, ठीक है। तो एक स्टैंड मान लीजिए आपका रीड कर रहा है 5 प्राइम GAA घटक, है ना, GAATTC, और 3 प्राइम पे एंड कर गया, 5 प्राइम से 3 प्राइम घटक लिख दिया, है ना। तो अपोजिट स्टैंड क्या करेगा, पीछे से लिख दीजिए GAATTC, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही पेयर हो ना, G के साथ C पेयर होगा, A के साथ T पेयर होगा, ठीक है, A के साथ T के साथ फिर A, T के साथ A, तो ऐसे लिखिएगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बनेगा तो आगे पीछे, है ना, वैसे ही आ जाएगा ना, घटक आगे से लिखिए पीछे से लिखिए, या इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाइए, है ना, एंटी पैरेलल स्टैंड के, तो वो सेम ही चीज़ होगा। तो ये डायग्राम और वो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, उसको याद रखिएगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये कट करता है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, है ना, घटक के थोड़ा बाजू से काटेगा ना, GC वाले सेक्टर पे, ओके, के साइड पे ये काटेगा। और यहाँ पे स्टिकी एंड का मतलब यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, A और T के बीच में 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब देखते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, इसको आइसोलेट कैसे करना है। ओके, अब देखिए, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे ऐसे फ्रेगमेंट्स, राइट। ये ब्लू वाला जो हमें चाहिए, जो रेड वाला नहीं चाहिए, और ये ट्रांसपेरेंट वाला है ना, तो ये सब मिले हमें फ्रेगमेंट्स। ओके, अब देखिए, इसको हमें प्यूरिफिकेशन है ना, जो प्रोसेस आएगा, द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन, ओके, डीएनए का जो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कैसे कि अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, कुछ नेगेटिवली चार्ज, तो एक पॉजिटिव, तो ऐसा समझिए एक ट्रे जिसमें 2 है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ बीच में डीएनए डाल दिया, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके बीच में न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद पेंटोस शुगर होती है, राइबोस आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है ना, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, है ना। और उसके बाद वो जो बैकबोन होता है ना, ये फॉस्फेट PO4 है ना, जो फॉस्फेट है ना, उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए का ओवरऑल चार्ज होता है ना, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डालिएगा ना, तो डीएनए का फ्रेगमेंट कहाँ माइग्रेट करेगा, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि डीएनए नेगेटिव है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा, राइट। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट, डीएनए के फ्रेगमेंट। ओके, क्योंकि वही अगेन सेंट्रल डॉगमा, डीएनए को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, डीएनए टू आरएनए, है ना। तो ये तो डीएनए ऐसे आइसोलेशन है, उसके साथ कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम, कुछ आरएनए के है ना, और कुछ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स वो अटैच रहेंगे, तो इनको सेपरेट करना है ना। तो ये से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए की, जिसको हम जो हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा आइसोलेट करने में, राइट। तो एक तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ओके, मतलब कि, और इनका लेंथ है ना, इनका लेंथ भी डिफरेंट होता है, राइट। जैसे ये मान लीजिए ट्रांसपेरेंट वन है ना, और ये ब्लू वन है ना, तो डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट के डिफरेंट लेंथ होंगे, तो लेंथ, ओके, लेंथ भी डिफरेंट होंगे। ओके, तो एक ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें सीविंग मतलब वो जैसे हमारा आइस क्यूब का वो आइस ट्रे जो होता है ना, उसमें चैम्बर्स बने होते हैं ना, वैसे उसको समझिए, राइट। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स बने होंगे और एक पर्टिकुलर साइज का डीएनए जाके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। तो सीव इफेक्ट के थ्रू, है ना, इसलिए हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है,
इलेक्ट्रोफोरेसिस ओवरऑल एक ट्रे होगा जिसमें एग्रोस जेल होंगी, 2 इलेक्ट्रोड होगा, डीएनए को हमने डाला अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइज, ओके, मॉलिक्यूलर वेट, ओके, जो किलो डाल्टन बताया था। जैसे हमारा वेट होगा मान लो 53 kg है ना, केजी एक यूनिट है जो हमारे वेट को डिफाइन करता है। वैसे ही जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, तो उसको किलो डाल्टन में हम मेजर करते हैं। किलो डाल्टन है ना, ये एक यूनिट है, ओके, किलो हुआ तो मतलब 1000 है ना, तो किसी के आगे 16 किलो डाल्टन लिखा है तो वो 16,000 है ना, ग्राम पर मोल, ग्राम है ना पर मोल, इस तरह से किलो डाल्टन इसका है ना। तो ये सब है ना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, मुझसे भारी मुझसे हल्का। तो डीएनए से भी कोई लंबा छोटा उसमें है ना कैरेक्टरिस्टिक डीएनए का डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स है, राइट, ओके। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें कुछ कुछ केमिकल्स जो इंपॉर्टेंट हो गए है ना। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जितना स्मॉलर डीएनए का सेगमेंट होगा ना, ओके, जैसे ये सेगमेंट, ओके, इस सेगमेंट से छोटा है, राइट, तो जितना फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा, ठीक है, ये मूव फर्दर करेगा, राइट। जो आप उसका डायग्राम अगेन देखिए, उसमें डिफरेंट ना, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ना, आप देखें कैसे। तो इसमें स्टेनिंग प्रोसेस होगा ना, आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज इथीरियम ब्रोमाइड, है ना, इसको अच्छे से दिखा हमने, है ना। इथीरियम ब्रोमाइड को डीएनए में डालेंगे तो डीएनए ग्लो करेगी, फ्लोरेसेंस करेगी इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, है ना। यू अल्ट्रावायलेट लाइट के एक्सपोजर पे वो डीएनए शाइन करेगा, फ्लोरेसेंस करेगा एज अ रेड बैंड, है ना, रेड कलर के बैंड पे, ओके। तो इथीरियम ब्रोमाइड हम इसलिए डालते हैं ना, फॉर स्टेनिंग पर्पस, ओके। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट नाउ, है ना, वो एग्रोस के उससे हम डीएनए के सेगमेंट को काट लेते हैं, राइट, जो हमें चाहिए, ओके, फ्रॉम द जेल, क्योंकि वो जेल के अंदर वो लिपटा होगा ना, वहाँ से उसको काटना है, ठीक है। इस स्टेप को अगेन ये इंपॉर्टेंट है ना, इस स्टेप को बोलते हैं इल्यूशन, ओके। जो एग्रोस जेल से हम डीएनए के पार्ट को निकालेंगे उसको बोलेंगे इल्यूशन, ELUTION, ओके। द डीएनए फ्रेगमेंट इज नाउ इन अ प्यूरिफाइड फॉर्म, है ना, और इस तरह से हम, है ना, फिर प्यूरिफाइड फॉर्म को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपने प्लाज्मिड में, प्यूरिफाइड फॉर्म मिल गया, राइट। यूज टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर। इसको हमने आइसोलेट कर लिया, फिर इसको क्लोनिंग कर दिया, है ना, इसमें डाल दिया, ओके, आइसोलेट करके हमने इसको रिकॉम्बिनेंट, है ना, नया टाइप का बना दिया। अब क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानते हैं ना, वेक्टर के बारे में जानते हैं, मतलब इसको उसमें जैसे आपका मलेरिया में मच्छर के बारे में फीमेल एनोफिलिस, तो ये वेक्टर है ना, जो इकोलाई ये वेक्टर हुआ ना, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को देखा, यूज़ किया, मतलब उन 2 साइंटिस्ट ने भी, है ना, बोहेर एंड कोहेन, ओके। अब मान लीजिए कि एक है कि इकोलाई, है ना, उसमें जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है उतनी बार ही तो हमें ये मिल रहा है ना, ये जो सेगमेंट मिल रहा है, ओके। तो एक बैक्टीरिया 1 से बने 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, है ना, 256, तो इस तरह से क्वांटिटी कुछ कम लग रही थी, है ना। अब मान लीजिए कि एक इकोलाई का बैक्टीरिया है, इसको थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियोफाज, है ना, बैक्टीरिया को जो खाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, है ना। तो बैक्टीरियोफाज में अगर हम ये फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें तो बैक्टीरियोफाज कैसे होता है कि वो अपना डीएनए अंदर डाला और फिर इसकी मशीनरी लेके वो बहुत सारे ना अपने डीएनए को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो एक सेल से, मतलब अगर बैक्टीरियोफाज को हम इस वेक्टर की जगह इस्तेमाल करें, है ना, मतलब प्लाज्मिड की जगह हम बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ये ब्लू वाले, है ना, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। तो यही बात है कि इस हिसाब से वेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है, राइट, कि प्लाज्मिड हो या आपको, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज अगर आएगा तो उस समय ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, है ना, बहुत हायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंक करते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड, ओके। अब कुछ फीचर्स है ना जो रिक्वायर होते हैं टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन वेक्टर, ओके। तो इसमें क्या क्या फीचर है, पहला तो OI जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, जो डीएनए जो खुलते हैं ना, अनवाइलिंग जो होती है, दिस इज अ सीक्वेंस वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, राइट। जो नया डीएनए का सेगमेंट जो अटैच हुआ वो जो बन रहा है ना, तो यहीं से है ना डीएनए के इस पोर्शन से ही ओरिजिन, मतलब ओरिजिन यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, ओके। सो एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड विद द सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट, है ना। इसमें हमें प्लाज्मिड को रेप्लिकेट कराना है तो उसके फीचर्स के बारे में पता है कि वो जो जीन है ना वो ऐसे सेगमेंट पे लिंक होना चाहिए जहाँ पे ओरिजिन हो, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, राइट। द सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, है ना, द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, राइट। तो ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर सेलेक्टेबल मार्कर, राइट, ये जो मार्कर जीन हम बता रहे थे, राइट, ये जो मार्कर जीन है ना, ये क्या, जैसे इकोलाई में हमने देखा ना कि ये मार्कर जीन सर्टेन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ना, ये इकोलाई को, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ना कि कोई बैक्टीरियल प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो एक तरह से ये जानने के लिए ना, ये मार्कर जीन है तो मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, राइट। अब मान लीजिए कि एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ना कि एक इकोलाई में ना बहुत सारे मार्कर साइट्स होते हैं, राइट। तो एक एम्फिसिलिन के हुआ, एक टेट्रासाइक्लिन के लिए हुआ, है ना। मान लीजिए कि ये जो है ये एम्फिसिलिन का है ना, ये बैक्टीरिया में यहाँ पे एक मार्कर जीन था जो एम्फिसिलिन के लिए था, ठीक है, एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, वहाँ पे हमने ये अपना फॉरेन डीएनए फ्रॉग का घुसेड़ दिया, राइट। तो वो एम्फिसिलिन के रेजिस्टिविटी को खत्म कर दिया, राइट। तो जो मार्कर होता है ना, ठीक है, इसने मास्क कर लिया जो एम्फिसिलिन, ये आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है उसके लिए तो मार्कर है अवेलेबल,
लेकिन जो एम्फिसिलिन के लिए था ना, उसको हमने ये फॉरेन डीएनए से मास्क कर दिया, राइट। तो अब इसको अगर हम एम्फिसिलिन में डालेंगे तो ये मर जाएगा, राइट, क्योंकि एम्फिसिलिन से जो इसे प्रोटेक्शन देने, इस बैक्टीरिया को जो प्रोटेक्शन देने वाला था, उसको तो हमने ब्लू पोर्शन से मास्क कर दिया। लेकिन टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे ना, तो इसका वो मार्कर जीन जो है इसका भी काम कर रहा है, तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होगा, लेकिन एम्फिसिलिन के अगेंस्ट नहीं, है ना। इसी को एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन करके समझाया, लेकिन यही होता है ना। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुई है और कौन सी नहीं, कौन सी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी नहीं। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक है ना, इससे हम पहचान सकते हैं एम्फिसिलिन, आपका टेट्रासाइक्लिन, ओके, और साइक्लिन आया तो मतलब एंटीबायोटिक, है ना। तो ये एक एज ए यूजफुल मार्कर, राइट, ई कोलाई के लिए एक यूजफुल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, है ना, आई मीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, अब देखते हैं क्लोनिंग साइट। ओके, क्लोनिंग साइट के बारे में जाते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए टू द वेक्टर डीएनए वी नीड टू हैव वेरी फ्यू, है ना। मतलब अब मान लीजिए कि इसका ये जो ब्लू पोर्शन आइसोलेट किया है, इसका स्पेसिफिक इस पोजीशन पे उसे मिलना चाहिए, है ना। अगर ये बहुत सारे पोजीशन पे मिल जाएगा तो कैसे, है ना, ये कहीं पे भी अटैच हो सकता नहीं। ओके, तो क्लोनिंग साइट जहाँ पे क्लोन होना है ना, ये यहाँ पे आके अटैच करेगा। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव अ वेरी फ्यू प्रिफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। तो जहाँ पे ये इको R1 काटेगा, है ना, स्पेसिफिसिटी, है ना। अब जैसे हम लाइगेट, है ना, अगेन ये डीएनए लाइगेज की बात करें, लाइगेज के थ्रू हम जोड़ते हैं, ये सेलोटेप है, इससे लाइगेज के थ्रू हम ये बैक्टीरिया, भूलिएगा मत, है ना, प्लाज्मिड को कट ओपन किए हैं और उसके बाद उसको फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ दिए। तो ये जो सेलोटेप है ना, ये लाइगेज है, जोड़ने का काम कर रहा है ना। अब देखिए जैसे फॉरेन, जैसे वो जो आपका डायग्राम है उसमें ई कोलाई का डायग्राम है और प्लीज ब्रो, है ना, PBR 322 वो डायग्राम में, हाँ, PBR, तो PBR को ऐसे प्लीज ब्रो और 322, है ना, किसी भी तरह से कोई भी निमोनिक्स लगे वो डायग्राम अगर आपने बना दिया ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। तो उसमें क्या होता है कि एक एम्फिसिलिन साइट है और जो अभी समझाया यार, ये मार्कर जो है, ठीक है, वही प्रोसेस है, मार्कर जो है ना। तो ऐसे मार्कर बहुत जगह पे होंगे, राइट। तो एक होगा एम्फिसिलिन और एक होगा टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। और आगे की कहानी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, है ना। जो टेट्रासाइक्लिन है उसको अगर ये फॉरेन डीएनए आके मास्क कर दिया तो ये रेजिस्टिविटी फॉर टेट्रासाइक्लिन इन दिस पर्टिकुलर ई कोलाई वुड बी लॉस्ट, राइट। यही चीज समझाया उसने, है ना। वो डायग्राम को देखिएगा, एक जगह एम्फिसिलिन है और एक तरह, और PBR 322 क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वुड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन, है ना। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट किया इसलिए वो जीन जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रही थी इस प्लाज्मिड को, वो लूज हो गई, राइट। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ओके, ये वर्ड को याद रखिएगा ना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सी जो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफॉर्म्ड है ना और कौन सी में ट्रांसफॉर्म नहीं आई, है ना, किसमें रिकॉम्बिनेंट है, किसमें रिकॉम्बिनेंट है। जैसे इस एग्जांपल में आगे पढ़िएगा तो उस डायग्राम को देखिए, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि उसको तो मास्क कर दिया है ना हमारे ब्लू वाले सेगमेंट ने। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी जो दे रहा था वो मार्कर जिनको उसने तो मास्क कर दिया, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट और ये सब, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जैसे इस डायग्राम में वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन helps in selecting the transformants, right, while the other, मतलब यही है कि डिफरेंट जगह पे जहाँ पे वो मास्क करेगा जो फॉरेन डीएनए है वो उससे हम पता कर सकते हैं ना। वही कहानी चल रही है कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा नहीं है, मास्क कर दिया तो उसकी जीन तो ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगी, है ना। अब देखते हैं वेक्टर के बारे में कुछ जानते हैं। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। तो इसमें कैसे, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना, इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ओके, TI प्लाज्मिड, ओके। तो ये कैंसर कॉजिंग होते हैं ना, ट्यूमर कॉजिंग, राइट। तो इसको भी हम लोग एज अ क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, राइट, विदाउट एडिंग एनी पैथोजेनिसिटी, है ना। प्लांट का ये एक वायरस है जो ट्यूमर कॉज करता है ना, सॉरी प्लाज्मिड है जो ये करता है ना उस प्लांट में ट्यूमर, लेकिन इसको हमें एज अ क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग वेक्टर है ना। जैसे मॉस्किटो मलेरिया के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया, है ना, वैसे ही हम इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दिया है कि TI प्लाज्मिड, ओके, इसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और ये TI प्लाज्मिड अब क्यों, क्योंकि ये पैथोजेनिसिटी टू प्लांट नहीं है ना, उसमें ये नहीं कि जाके कैंसर पैदा करते हैं ना, उसको हम डिलीवर करते हैं अपने डिजायरेबल जीन, जैसे फ्रॉग से ये जीन निकाला और इसको हमने प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, राइट, बैक्टीरिया प्लाज्मिड पे। तो ये एज अ वेक्टर, है ना, ये जैसे जैसे बैक्टीरिया जाएगी वैसे वैसे ये भी फॉरेन डीएनए को लेते हुए जाएगा, वही बस उस चीज़ को बताया है ना, TI प्लाज्मिड, ओके। PBR 322 ये वेक्टर था जो ई कोलाई 2, है ना, वो डायग्राम को अच्छे से, बैम, है ना, एक बैम साइट है फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड अनदर फॉर, दो है ना वो डायग्राम में, एक एम्फिसिलिन साइट और ये था ना, ये डायग्राम को समझिएगा, ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बैम एक साइट है जो टेट्रासाइक्लिन के लिए, है ना, वहाँ पे वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगेन वही कहानी, मास्क कर दिया तो फिर मास्क करेगा तो ई कोलाई, है ना, वो लूज इज रेजिस्टेंस फॉर टेट्रासाइक्लिन, पर जो एम्फिसिलिन वाली साइट है वोंट गेट अफेक्टेड, है ना। एक मतलब स्पेसिफिसिटी होती है ना, ये नहीं कि हर एक एंटीबायोटिक के कारण अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखा है ना। इसी तरह से डॉक्टर देखते हैं ना, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो पहले एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से शुरू करते हो, देखते हैं ठीक नहीं हो रहा तो फिर डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, है ना। इस तरह तो कि इससे नहीं मरा तो इससे तो पक्का मर जाएगा। तो इसी तरह से ना मेडिकेशन भी उसी हिसाब से चलती है ना, कि
जो हमारा फॉरेन डीएनए है ना, ठीक है, वो अगर एम्फिसिलिन के टेट्रासाइक्लिन को मास्क कर दिया तो ऐसा नहीं कि इसका एम्फिसिलिन में डालेंगे तो भी मर जाएगा, नहीं, एम्फिसिलिन वाले को इफेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई, ये जो प्लाज्मिड, ओके, ये अगर एम्फिसिलिन में डालेंगे तो वो जिंदा रहेगा ना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले मार्कर जीन को इसने इफेक्ट किया, मास्क कर लिया, लेकिन एम्फिसिलिन वाले को तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग डिफरेंट एंटीबायोटिक के थ्रू हम पता कर सकते हैं ना। फिर एक कॉम्पिटेंट होस्ट है ना, होस्ट भी तो होना चाहिए, जैसे हमारा ये जो ई कोलाई है ना, ये प्लाज्मिड तो आपका वेक्टर हुआ, ये ई कोलाई जो हुआ आपका होस्ट हुआ, राइट। तो होस्ट को भी कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, राइट, क्योंकि क्या है कि ये जो चीज़ है, राइट, पहले तो हमने ई कोलाई से आइसोलेट किया था, राइट, जैसे ऐसे समझिए ना, इसको आइसोलेट किया, फ्रॉग के डीएनए को हमने काटा, ओके, और उसके बाद डांसिंग, ओके, उसके बाद ये प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसको री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम ई कोलाई में, ठीक है। तो सबसे पहला हिंड्रेंस आएगा इसका, ये है ना, वॉल जो है, इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये अंदर जाएगा प्लाज्मिड, है ना, जो रिकॉम्बिनेंट है, ओके। तो इसको कैसे करते हैं, राइट, तो पहले तो यही है ना कि कॉम्पिटेंट होस्ट को कैसे, ओके। तो पहला तो है कि इसका जो वॉल है ना, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो क्या होता है, हमारा जो एनिमल सेल होंगे, राइट, तो उसमें ये तो प्रोकैरियोट है ना, तो इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो नहीं है, इसलिए तो तैर रहे हैं ना, इनके क्रोमोसोम तैर रहे हैं, राइट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल होगा तो एक न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, है ना, न्यूक्लियर पोर होगा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, तो इन सब के थ्रू जाएंगे तभी तो वहाँ पे न्यूक्लियस है ना, जहाँ पे डीएनए उस वहाँ तक पहुँचेंगे, राइट। तो इसको है ना, ये सब जो इनको तोड़ने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो एक है डाइवेलेंट कैटायंस, ओके, इसमें आपका कैल्शियम क्लोराइड हुआ, है ना, सोडियम क्लोराइड हुआ है ना, ये आयंस ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये अगेन, ओके, इसमें आपका अच्छा वो ये गेट्स होते हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए ना, यहाँ पे जैसे फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है ना, जो हमने पढ़ा है, राइट, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो इसको चेंज करने के लिए ना Na+Cl तो Ca+Cl- है ना, तो ऐसे ये आयंस डिफरेंट होंगे तो ये पंक्चर हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, तो ईजी होता है ना किसी बैक्टीरिया में, है ना, वैसे ही न्यूक्लियस में, है ना, वहाँ पे भी ये पोर्स आ जाते हैं, इस तरह से डीएनए को निकाल सकते हैं, डीएनए को एंटर करा सकते हैं, राइट, ओके। तो अब उससे भी आसान है कि ये पेस्चराइजेशन है जो दूध को बचाने के लिए हम करते हैं ना, तो पहले कोल्ड, फिर हीट, फिर कोल्ड, है ना, पहले कोल्ड ट्रीटमेंट, फिर हीट शॉक, फिर उसको कोल्ड, है ना। फिर दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन, जो आप आईवीएफ देखते हैं ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें क्या होता है, एग होता है और उसको माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम स्पर्म को, है ना, वो अंदर डालते हैं, स्पर्म को हम वो इंट्रोड्यूस करते हैं एग में, राइट। तो इस तरह से ना माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ओके, इनकॉम्पिटेंट स्पर्म या इनकॉम्पिटेंट एग है ना कि फर्टिलाइज होने के लिए, तो इस तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये होता है ना कि किसी जीन गन के मेथड से, है ना, जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया, है ना, ओके। फिर एक होता है बॉम्बार्डमेंट, है ना, टंगस्टन या गोल्ड, उसमें हमने अपना बायोमॉलिक्यूल डाल दिया, उसको बंदूक में लेकर, है ना, उसको डायरेक्ट यहाँ पे जाके, है ना, तो डायरेक्टली वो इंट्रोड्यूस होगा थ्रू बॉम्बार्डिंग मेथड, ओके। तो ये प्लांट और एनिमल सेल है ना, जिसकी रिजिड सेल वॉल होती है, उसमें डिलीवरी के लिए, फॉरेन डीएनए को डिलीवर करने के लिए, है ना, तो ये सब प्रोसेसेस है ना। तो ये याद रखिएगा ना कि एक तो आराम से NaCl, फिर आपका पेस्चराइजेशन, ओके, डाइवेलेंट कैटायंस, और उसके बाद फिर ये आपका है ना वो अपना IVF वाला बायोगन, है ना, जीन गन, ओके, और इसको बॉम्बार्डमेंट वाला, है ना, कि मेटल पे रख के उसको डायरेक्टली बॉम्बार्ड कर दिया, डायरेक्ट ये तोड़ते हुए इंट्रोड्यूस कर दिया फॉरेन डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। इसमें क्या क्या देखा हमने, पहले तो आइसोलेट करना होगा ना, फ्रॉग डीएनए से इंटरेस्टेड सेगमेंट को हटाना, है ना, फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, है ना, प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए किसके थ्रू, ये अपना EcoR1, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से, है ना, इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से हमें इसे आइसोलेट करना है, राइट, ओके। और उसके बाद इंट्रोडक्शन, है ना, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट, है ना, अटैच करके इसको ट्रांसफर करना होस्ट में, राइट, ये सारे प्रोसेस हुए, ओके। तो आप देखते हैं कि इसके स्टेप को, है ना, थोड़ा बहुत NCERT है तो फिर देखते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके, तो सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको तोड़ना होगा, तोड़ने के लिए अगेन वही इतने सारे प्रोसेसेस, है ना। और क्या होता है कि जो या अगेन सेंट्रल डॉगमा है ना, डीएनए इन आइसोलेशन बहुत मुश्किल है मिलना, है ना, उसके साथ कुछ RNA अटैच होंगे या अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब अटैच होंगे, है ना। तो इनको हटाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं ना, तो कुछ केमिकल्स है जिसके बारे में हमें पता है, राइट। बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट एंजाइम डालेंगे, जैसे लाइसोजाइम डालेंगे बैक्टीरिया में तो उसका वो मतलब वो टूट जाएगा, राइट। सेल्यूलोज है, प्लांट सेल है, तो उसमें सेल्यूलेज डालेंगे, सेल्यूलेज, है ना, सेल्यूलेज, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर जाएगा। वैसे फंजाई में, ओके, काइटिनेज डालेंगे तो उसकी जो काइटिन लेयर है वो चली जाएगी, है ना, क्योंकि हमें एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में डीएनए चाहिए, उसके साथ कुछ भी अटैच नहीं होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ा तो उसके कुछ चीज़ अटैच होगा, एंजाइम, प्रोटीन, तो इन सब को हटाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स हैं जिससे हम आइसोलेट कर सकते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल को, है ना। फिर क्या है कि डीएनए का, है ना, वो स्ट्रक्चर याद कीजिए कि बहुत बड़े बड़े डीएनए होते हैं, तो वो कॉइल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, है ना, हिस्टोन प्रोटीन में वो कॉइल होते हैं, ठीक है। तो जीन इज
डीएनए में, वहां पे जीन लोकेटेड होते हैं, राइट, हिस्टोन से वो कॉइल होते हैं, ठीक है। आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियेज, ओके, प्रोटीन प्रोटीएज, ओके, और अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ओके। इस तरह से प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली हमें मिल जाता है ना, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, ये सब चीज़ हट गए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में तो कुछ काम नहीं आया तो अपना इथेनॉल वो डाल दीजिए, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। अब पैकिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, वही अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे हमने डीएनए को काट लिया है ना। ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, अगेन ये रिवीजन की तरह है ना, ये सारा प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि ये बायोटेक में कैसे कैसे प्रोसेस जाता है रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। क्या तो पहले डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है, फिर इको आरआई से उसको काटना, उस डीएनए आइसोलेट हो गया ना, आरएनए फारएनए वो सबसे अलग हो गया, अब इसको डीएनए को हमें काटना है ना स्पेसिफिक लोकेशन पे, राइट। तो उसके लिए भी उसके बाद फिर उस डीएनए को आइसोलेट किया हमने, है ना, थ्रू आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, वो एम्प्लॉय किया जाता है टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ओके। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, वही सब है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए, वेक्टर का जो डीएनए उसके साथ भी यही सेम प्रोसेस होता है ना। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस, ठीक है। वहीं पे डीएनए लाइगेज कहाँ गया मेरे सेलोटेप, राइट, डीएनए लाइगेज का काम है ना। आफ्टर हैविंग द कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक घटक वाला है ना, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन बाय स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म्स द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर, ठीक है, और मिक्स्ड विथ डीएनए लाइगेज, ओके। ये पोर्शन को हमने सेम चीज रिपीट हो रहा है ना, इस वेक्टर में अटैच किया थ्रू द यूज ऑफ डीएनए लाइगेज, ओके। ये हुआ आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो हुआ ये आपका हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मल्टीपल कॉपीज बनाना है ना, मतलब इसके बहुत सारे कॉपीज बनाना। तो अगेन वो वाला पॉइंट याद कीजिए, है ना, ये छोटा सा सेगमेंट है डीएनए में, इसमें हम पॉलीमरेज डालेंगे ना, तो ये छोटा सा सेगमेंट देखिए कितना बड़ा हो गया है ना, तो ये पॉलीमरेज इसका एक्सटेंशन करता है, राइट, ओके। तो ये वाली के बारे में बात करेंगे, ओके। तो सिंथेसिस इन विट्रो है ना, इन लैब लाइक कंडीशन यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर। अब डीएनए लैडर जो बताया था, राइट, तो AT और CG है ना, ये कॉम्बिनेशन, तो आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इसका हमें पता है, राइट, तो एक इसके ATC मान लीजिए घटक है इसमें, है ना, तो G के साथ C और A के साथ T, है ना। तो अगर ये सेगमेंट का हमें सब कुछ पता है, आइसोलेट किया, इसके बारे में सब कुछ पता है, तो हम आरएनए प्राइमर है ना, एक प्राइमर की तरह लगाएंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये क्रिएट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये क्रिएट होगा, इस तरह से हम इसके कितने सारे पोर्शन बना सकते हैं, राइट। तो आरएनए प्राइमर की बात कर रहे हैं ना, टू सेट ऑफ प्राइमर, डायग्राम अगेन अच्छे से, है ना, जो कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होती है दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ATCG ये कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, है ना, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज बढ़ाने के लिए एक्सटेंड, है ना, द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जीनोम डीएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट, है ना, टेम्पलेट है GAATTC है, तो इसका एक टेम्पलेट है। तो हमें पता है कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल हमें बहुत सारा बनाना है, तो यहाँ पे हमें इसका एनकोड करने वाला वो डाल दिया, उसका प्राइमर को, है ना, इसके डालते जाएंगे, और ये कितने सारे, है ना, सिर्फ डालते जाओ और फिर उसके बाद पॉलीमरेज के साथ इसको एक्सटेंशन करते जाओ, वो PCR में देखेंगे और कितना ज़्यादा, है ना, जैसे एक छोटे से सेगमेंट से हमें कितना ज़्यादा, है ना, पॉलीमरेज डालेंगे तो ये वाला कितना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए ये वैक्सीन है ना, तो कितना सारा वैक्सीन हमें मिल सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। द एंजाइम पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए जीनोम जो डीएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, है ना, इसी प्रोसेस को प्राइमर जोड़ा हटाया, है ना, तो इसको बहुत बार रिपीट करेंगे तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड का वही मतलब छोटा सा रीजन को हमने एम्पलीफाई करके बड़ा बना दिया, राइट, ये बड़ा रीजन बन गया थ्रू पॉलीमरेज। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब पॉलीमरेज डाल दिया, पॉलीमर बना लिया, है ना, मोनोमर से पॉलीमर, है ना, ऐसे आप इसको ये कर लीजिए। देखिए तो ऐसे इसमें होता है ना, अप्रोक्सीमेटली एम्पलीफिकेशन कितना होता है, बिलियन टाइम्स, है ना, अगर लार्ज स्केल में चाहिए तो बिलियन टाइम्स को, है ना, 1 बिलियन कॉपीज आर मेड, ओके। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन आर अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, है ना, यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये थर्मोस्टेबल होना चाहिए ना, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ डीएनए में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको कहाँ से हम निकालते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, ओके, टाक करके, है ना, टाक डीएनए पॉलीमरेज है, राइट, पॉलीमरेज एक्सटेंड करता है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचरेशन, है ना, इसके भी 3 स्टेप है, राइट। पहले में डीएनए का वो जो डीएनए को अनकॉइल होना पड़ेगा, है ना, डायग्राम 3 स्टेप का है ना, वो डायग्राम को अच्छे पहले तो डीएनए को डीनेचर किया तो खुलना होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो डीनेचर हुआ। तो इसमें हमारा जो टाक है अगर वो थर्मोस्टेबल नहीं हुआ, डीएनए पॉलीमरेज जो टाक है तो फिर भाई साहब खत्म हो गया, वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो थर्मोस्टेबल होना चाहिए। दूसरा अनिलिंग, राइट, अपना प्राइमर को हमने डाला, और फिर तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, तीसरा स्टेप में आ जाएगा आपका एक्सटेंशन, राइट। तो ये 3 स्टेप, ओके, तीनों स्टेप डायग्राम को अगेन अच्छे से ध्यान से
ओके तो पहला डीनेचुरेशन अनकॉइल किया, दूसरा अनिलिंग प्राइमर जोड़ा, और तीसरा एक्सटेंशन है ना, वो देखिए छोटा सा पोर्शन एक्सटेंड हो रहा है ना थ्रू द यूज ऑफ टाक। ओके टाक एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, राइट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, अब ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉम्पिटेंट डीएनए इनटू होस्ट है ना। अब इसके लिए क्या करना होता है, रिकॉम्बिनेंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव है ना डीएनए, ठीक है, सराउंडिंग से वो लेने के लिए। सो इफ अ टेम्पलेट, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस, वही है यार कि अब हमको देखना है ना कि इसमें जैसे अगेन वही चीज मार्कर जीन, ठीक है, उसको मार्कर जीन, ओके देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द ligated DNA into recipient cell. Recipient cell after making them competent to receive take up the DNA present in the surrounding. So if the recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic, जैसे ampicillin वाला example, is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant gene, right? ये वाला है ना, अगर इसने मास्क किया एम्फिसिलिन वाले पोर्शन को फॉरेन डीएनए, तो ये जो होगा ये भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बनेगा, राइट। अब देखते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट है ना। अब ऑब्टेन करना फाइनली जो बायोटेक का फाइनल प्रोसेस है ना, कि अब हमें जो हम कोशिश कर रहे थे बनाने का, अब हमें इसे ऑब्टेन करना है ना, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ओके तो इसके लिए अब बायो रिएक्टर आएगा, ठीक है। बायो रिएक्टर के बारे में ऐसे समझिए कि हमें है ना अपनी प्यास बुझाने के लिए एक्वागार्ड में है ना, वहाँ पे मान लीजिए कि उसकी कैपेसिटी 12-13 लीटर है, ठीक है। तो हमें अगर एक दिन में है ना 4 से 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये इसमें भी एक्वागार्ड में पानी है, राइट, लेकिन पानी का और भी यूजेस है, नहाने के लिए और कपड़े धोने और सब के लिए, तो उसके लिए तो ज़्यादा क्वांटिटी है ना, 50 लीटर नहाने के लिए चाहिए, राइट। तो पानी को स्टोर करना होगा ना एक बहुत बड़े टैंक में है ना, तो हमारे घर में एक टैंक भी होता है, एक एक्वागार्ड और एक टैंक, दोनों में पानी है और दोनों का यूज़ है, राइट। तो वैसे ही इसमें समझिए कि अगर छोटे अमाउंट पे हमें कोई वैक्सीन या कुछ चाहिए तो वो हम लैब में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट पे ना जैसे कोरोना का है ना वो एपिडेमिक, तो उसमें कितना बिलियंस है ना, बिलियंस को वो वैक्सीन चाहिए थी, राइट। तो उसके लिए हम लैब में बनाएंगे, तब तो अभी तक कंटिन्यू ही हो रहा था कोरोना है ना, बहुत तो अनवैक्सीनेटेड रहते, राइट। तो उसके लिए एक ऐसा टैंक जिसको हम बायो रिएक्टर करते हैं, ठीक है, वो एक ऑप्टिमल, उस टैंक में क्या होता है, एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है ना बैक्टीरिया को। उस टैंक में हम सारे बैक्टीरिया को डाल देते हैं, उसके ग्रोथ हार्मोन को डाल देते हैं, ठीक है, और उसको जो भी चीज़ चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वाइटामिन मिनरल्स, ग्रोथ हार्मोन्स है ना, शुगर, फॉस्फोरस, वो सब कुछ उस टैंक में डाल दिया कि बैक्टीरिया जो हमारा ई कोलाई है ना ये बहुत जल्दी डिवाइड करे, राइट। और इस टैंक को हम मेंटेन करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उसके पीएच को मेंटेन करते हैं ना, हाइड्रोजन आयन कंसर्ट मतलब पीएच है ना, कि एसिडिक और बेसिक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एक कांस्टेंट पीएच पे मेंटेन करना है ना। तो सबस्ट्रेट, सॉल्ट, ऑक्सीजन, एयर, ये सबको कंट्रोल करना पड़ता है उस टैंक का, राइट। इस तरह से एक ऐसा टैंक है ना जो एक्ट्स एज ए बायो रिएक्टर है ना, जहाँ पे हम ई कोलाई को डालें और सारे उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, राइट। तभी तो हम जितना ज़्यादा डिवाइड करेगा उतना हमें जीन जो इंटरेस्ट जीन पोर्शन मिलेगा, राइट। तो इस कारण से ना वो बायो रिएक्टर। तो एनसीईआरटी में एक जो कॉमनली यूज होता है स्टीयरिंग टाइप है ना, स्टीयरिंग टाइप बायो रिएक्टर कुछ नहीं, जैसे हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उसमें एक वो होता है ना मिक्स करने के लिए, राइट। तो एक क्या सिलेंडर होता है विथ अ कर्व बेस विच फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ है ना रिएक्टर कंटेंट, जो ई कोलाई है और ये है ना इसको, तो द स्टिरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है ना बायो रिएक्टर, ओके। ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड है ना थ्रू द रिएक्टर है ना, ये फिगर को आप देखिए, और इसमें डिफरेंट इनलेट होंगे और डिफरेंट आउटलेट होंगे, राइट। जैसे टंकी का एग्जांपल दिया, तो मोटर जब चलाते हैं तो पाइप जो है ऊपर से जाती है ना, ऊपर से हम पानी भरते हैं और नीचे एक आउटलेट होता है ना जहाँ से पानी निकलती है, बाथरूम के लिए, किचन के लिए, हर एक जगह, तो नीचे होता है, वो ऊपर नहीं होता, वो नीचे होता है। वैसे ही बायो रिएक्टर में ना जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए वो नीचे से, ठीक है, नीचे से हम निकालते हैं, राइट। तो ये अब डायग्राम को देखें ना, बायो रिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर सिस्टम, ओके, एंड ऑक्सीजन डिलीवर इनलेट की बात है ना, ऑक्सीजन को डिलीवर करना तो उसके लिए अलग इनलेट होगा, आउटलेट है ना जहाँ से हमें प्रोडक्ट निकाला है ना। फोम कंट्रोल सिस्टम होगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा, जो वाटर बाथ देते हैं, राइट। उस एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए ना, एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए उस बैक्टीरिया को डिवाइड करना, बायो रिएक्टर को काम करने के लिए। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो उसमें वाटर जेट से हम पानी का छिड़काव करते हैं, राइट, तो टू मेंटेन द टेम्परेचर, ओके। फिर पीएच को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होता है ना। फिर सैम्पलिंग पोर्ट होता है, राइट, निकाल के देख सकते हैं कि कितना है ना, कितना वॉल्यूम, कितना कल्चर है ना। एक अंतराल के बाद पीरियोडिकली हम उसको निकाल के देख सकते हैं कि कल्चर में वो इंसर्ट आया है या नहीं और कितना अभी, राइट। तो इस तरह से अब इसमें एक टर्म वही डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, कुछ नहीं है ना, इतना जो मेहनत किया है ना डीएनए को काट के इंट्रोड्यूस करके और फिर इसको ग्रो करा के, इस सारे का जो निष्कर्ष है वही है ना कि मार्केटिंग ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना। वैक्सीन हुआ, इंसुलिन हुआ, डिफरेंट मेडिसिन हुआ, प्रोटीन हुआ, एंजाइम्स हुए ना, तो इसको मार्केट करना है ना, पैकेजिंग। तो द प्रोसेस इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टेड, इसी को हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं ना। सबसे है ना टंकी के नीचे से ऐसे खोला और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वैक्सीन, हार्मोन, जो भी चीज़ है उसको हमने निकाला, उसको अच्छे से पैकेज किया, उसके बाद पैसा ही पैसा मार्केटिंग किया है ना, सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाला और उसके बाद मार्केटिंग किया।
राइट. तो दिस एंड दिस चैप्टर, राइट. होपफुली सबको समझ, कुछ ऐसा कुछ टफ तो था ही नहीं, है ना. टूल्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, ओके, और फिर बायो रिएक्टर, ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है. बस वो है ना, कुछ डायग्राम और कुछ एनसीईआरटी में ना थोड़ा मतलब ये मार्कर जिनको